जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज डिटेल में चर्चा करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में। साथ ही साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस वापस आ चुके हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है जिसको लेकर अब चर्चा करना बन रहा है, क्योंकि पहले भी बांग्लादेश के बारे में हमने चर्चा की है, लेकिन इधर जो क्राइसिस हुआ था जब से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया था, तो हमने इसको स्टोरी को कवर नहीं किया था, क्योंकि हम ये चाहते थे कि एक साथ सारी चीज़ों को कवर किया जाए और वो वक्त अब आ चुका है। बता दें कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का बड़ा कारण पुलिस कर्मियों का ड्यूटी से हट जाना था। बांग्लादेश पुलिस के नए प्रमुख बनाए गए आईजी AKM शहीदुर रहमान ने पुलिसकर्मियों से काम पर लौटने का आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी अफवाहों पर ध्यान न दें और चरणबद्ध ढंग से काम पर लौटें। और उधर हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंसा फैली हुई है और सोशल मीडिया में लगातार ये बातें आ रही हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। बाकी की जो सच्चाई है वो तो बांग्लादेश के ही लोग बता सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह के प्रवेश के प्रयास को विफल कर दिया। ये अपने भारत देश की बात है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें BSF रोक रही है। अब ना जाने इसमें कौन कौन से लोग हैं, शायद आतंकवादी भी इनके साथ घुस सकते हैं, इसलिए भारत को सुरक्षित रखने के लिए अभी फिलहाल बॉर्डर को सील किया गया है। BSF के अधिकारियों की अगर हम बात माने, जो उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के नागरिकों का एक समूह बुधवार दोपहर जिले के रानीकोर इलाके में नदी क्षेत्र में करीब 5-6 नौकाओं में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया था। यानी कि अगर हम बात करें, बुधवार की बात की जा रही है, यानी कि आज 8 तारीख को, यानी कि 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से कुछ लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि BSF ने पहले उन्हें पीछे हटने को कहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद BSF ने गोली चलानी शुरू कर दी। बात करते हैं बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल और सड़कों पर हिंसा के बीच नवनियुक्त पुलिस प्रमुख के आह्वान पर पुलिसकर्मी धीरे धीरे वापस लौटना शुरू हो गए हैं। वहीं देश के आधिकारिक मीडिया ने ये जानकारी लोगों को दी है। बता दें कि नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक, जिन्हें IGP के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद मैनुल इस्लाम ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अगले 24 घंटों के भीतर अपने अपने कार्यस्थलों पर आ जाएं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी जो प्रेस विज्ञप्ति है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों, नेताओं और छात्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग वापस लौट रहे हैं। पुलिसकर्मियों को सभी जरूरी मदद दे रहे हैं ताकि वे सुरक्षित अपने कार्यस्थल पर आ सकें। और वहीं अगर हम वहाँ की समाचार एजेंसी BSS की बात करें, उसकी विज्ञप्ति के हवाले से बात करें, तो उसमें बताया गया है कि नवनियुक्त IG के आह्वान पर पुलिसकर्मी अपने कार्यस्थलों पर आ रहे हैं। यानी कि समाचार पत्रों में ये बातें आ रही हैं कि जो लोग कार्य छोड़कर भागे थे वो वापस आ रहे हैं। बात करेंगे समाचार पत्र द डेली स्टार से, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे चश्मदीद हैं, यानी कि जो वहाँ पे लोग हैं मौका वारदात पर, उनके हवाले से जो बातें इन्होंने छापी हैं, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में राजार बाग पुलिस लाइन पहुंचे और रजिस्टर में हाजिरी लगाने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं। हालांकि वे सुरक्षा कारणों से अपने संबंधित कार्यस्थलों जैसे पुलिस थानों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उनके ऊपर हमला हो सकता है। वहीं बात करेंगे भारत के असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये भरोसा जताया है कि केंद्र सरकार कूटनीतिक प्रयासों के जरिए बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन पर कथित हमलों से निपटेगी। यानी कि जो बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं। इसका अब भारत सरकार को संज्ञान लेने के लिए भी भारत के राज्यों द्वारा कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार धैर्य और सावधानी के साथ स्थिति से निपट रही है। साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और कड़ी निगरानी बनाए रखने पर फोकस किया गया है। सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, यानी कि भारत की सीमा में बांग्लादेशी घुस नहीं पाएंगे। खैर, अगर इसकी हम चर्चा करें तो पिछले दिनों हमने बताया था कि ममता बनर्जी ने खुलकर कहा था कि बांग्लादेशी बंगाल में आ सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ये भूल गई थी कि देश से भारत में आने के लिए पहले नेशनल फोर्स से गुजरना होगा, यानी कि
कलकत्ता में भी आने के लिए यानी कि बंगाल में भी आने के लिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से होकर गुजरना होगा। तो ममता बनर्जी की जो बातें थी बचकानी बातें थीं, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, लोग वहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपना पश्चिम बंगाल है ये कहीं ना कहीं दंगे की भेंट चढ़ जाएगा आने वाले समय में। बात कर रहे हैं हम भारत सरकार की, तो कूटनीतिक तरीके से स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य जैसे विभिन्न संगठन हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जहां तक भारत का सवाल है कि बांग्लादेश के नागरिकों के हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हैं, यानी कि भारत सरकार बांग्लादेश के नागरिकों के लिए भी सहानुभूति रख रही है। आपको थोड़ा सा बता दें कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था तो भारत के ही कारण अलग हुआ था, क्योंकि भारत ने वहाँ के लोगों की पूरी मदद की थी, जिससे पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। और जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया था उन्हीं की सबसे बड़ी प्रतिमा को बांग्लादेश में तोड़ा गया। उनके प्रतिमा के ऊपर चढ़कर उपद्रवियों ने उनके सर पर पेशाब भी किया। ऐसी वीडियो भी सामने निकल के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके गलत मंसूबों को दिखा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की पुनः स्थापना की उम्मीद रखते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ी खबरें अभी भी सामने आ रही हैं। शेख हसीना के कई करीबी भारत से दूसरे देशों के लिए रवाना भी हो चुके हैं, ऐसी भी बातें निकल के आ रही हैं। इस पर थोड़ा सा हम आपको नज़र डालने के लिए ज़रूर कहेंगे। आइए चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के साथ भारत आए उनके कई करीबी और रिश्तेदार जल्द ही भारत से दूसरे देश रवाना होना शुरू कर देंगे। शेख हसीना अपनी बहनों और कई अन्य रिश्तेदारों और करीबियों के साथ 5 अगस्त को भारत आ गई थी। अब शेख हसीना के करीबी और रिश्तेदार जल्द ही भारत से अपने दूसरे पड़ाव की तरफ रवाना होंगे। शेख हसीना के कई रिश्तेदार इतनी तेज़ी में बांग्लादेश से निकले कि वो अपने साथ कपड़े भी लेकर नहीं आए हैं। उन्होंने भारत में ही अपने लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी की है। आपको बता दें कि ये क्यों हुआ है, इससे पहले भी एक बार बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था, करने की कोशिश की गई थी। जब शेख हसीना के पिताजी थे उनके घर में ही उनके साथ तमाम लोगों को वहाँ पे मारा गया था। उनके घर को खून की नदी बना दी गई थी। और शेख हसीना उस समय बांग्लादेश में नहीं थी, वो पढ़ने के लिए दूसरे देश में चली गई थी, इसलिए वो बच गई थी। और बाद में किसी तरह से फिर शेख हसीना वहाँ आती हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शेख हसीना वहाँ पर एक तानाशाह की तरह आ गई थी। शेख हसीना के कई रिश्तेदार जो हैं भारत में शेख हसीना के साथ आए हुए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद से लगातार हिंसा जारी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीती 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद से देश भर में लगातार हिंसा की घटना बढ़ती जा रही है। इसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। अब तक अगर हम मरने वालों की बात करें तो लगभग 560 की संख्या बताई जा रही है। और ये प्रदर्शन आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हुआ था। बांग्लादेश के एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हसीना के सत्ता से हटने के बाद से अब तक 232 लोगों की मौत हुई है। कई अखबारों में ये आ रहा है कि 560 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले 16 जुलाई से 4 अगस्त तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में आंदोलनों के दौरान कई झड़पों में करीब 328 लोग मारे गए थे। पिछले 23 दिनों में कुल मिलाकर लगभग 500 से 600 लोगों के मारे जाने की बात निकल के आ रही है। गाजीपुर में मंगलवार को कासिमपुर की उच्च सुरक्षा वाली जेल से करीब 209 कैदी भाग गए। जेल के सुरक्षा कर्मियों ने कैदियों को भागने से रोकने के लिए फायरिंग की, तो इस घटना में 3 आतंकवादियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश लौटने पर मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा, ये आपको बता दें, क्योंकि बांग्लादेश को दूसरी बार आज़ादी मिली है, ऐसा मोहम्मद यूनुस का कहना है। और लोगों को इस आज़ादी की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें ऐसी सरकार बनानी होगी जिसमें नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होने वाले हैं। इसी तरह हम आपको कुछ चीज़ें आपको भारत से जुड़ी हुई चीज़ें बताएंगे जो भारत और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए मामले हैं। बता दें कि मेघालय सरकार ने बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा हाटों पर व्यापार संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। मेघालय सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि सीमा सुरक्षा बल जो हमारी BSF है और राज्य पुलिस ने खुफिया जानकारी साझा की है, जिसमें संकेत दिया गया है कि अगर सीमा हाटों को फिर से खोला जाता है तो बांग्लादेशी नागरिकों, प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों, तस्करों और अन्य अनधिकृत गतिविधियों द्वारा सीमा पार से आवाजाही की उच्च संभावना है। सोमवार को राज्य सरकार ने बांग्लादेश के साथ अगली सूचना तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया था। अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी थी कि राज्य सरकार हर स्थिति पर चर्चा करने और राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा की जा रही गतिविधियों के
द्वारा स्थितियों का फ़ायदा उठाने से संभावित खतरों से भी निपटने के लिए बीएसएफ और राज्य पुलिस सहित लोगों को वहां पे बुलाया गया है, उनसे बैठक की जा रही है, उनसे चर्चा की जा रही है। और मेघालय की 443 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करीब 22 प्रस्तावित सीमा हाट भी बने हुए हैं। बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जायद ने एक बड़ा बयान दिया है। सजीब ने कहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश वापस आ जाएंगे। सजीब ने बांग्लादेश में अशांति के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जिम्मेदार ठहराया है। और ये सच भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जैसे पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा होता था। तो जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश पे दावा करता है, वैसे ही भारत पाकिस्तान पर दावा करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पाकिस्तान ऐसा कुछ करवा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने के लिए पेरिस से बांग्लादेश लौट चुके हैं। 3 दिन पहले शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत भाग कर आई थी और 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा संसद भंग करने के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। यूनुस ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस में थे। वे दुबई के रास्ते बांग्लादेश लौटे। यूनुस को लेकर अमीरात की फ्लाइट EK582 स्थानीय समय की बात करेंगे तो 2:10 पर ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। सेना प्रमुख जनरल वकर उज़्ज़मान वरिष्ठ अधिकारियों, छात्र नेताओं और नागरिकों समेत नागरिक समाज के सदस्यों ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से मोहम्मद यूनुस सीधे प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास बंग भवन जाएंगे, ऐसी भी बातें निकल के आई थी और वो गए भी होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास से वहाँ की कुर्सियाँ, टेबल, खाना, जो भी चीज़ें मिला, चद्दर और कुछ भी पर्दे, सब कुछ वहाँ से लूट के बांग्लादेश के लोग चले गए हैं। बता दें कि शपथ लेने वाली अंतरिम सरकार एक निश्चित अवधि के लिए देश का नेतृत्व करेगी और निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए चुनाव की देखरेख करेगी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अंतरिम सरकार को पद की शपथ दिलाएंगे। सेना प्रमुख ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह शाम को करीब 400 गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में अराजकता और अव्यवस्था इस कदर हावी हो गई है कि कई इलाकों में लोग खुद सड़कों पर उतरकर पहरा दे रहे हैं। राजधानी ढाका में कई घरों में लूट की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद लोग अपने अपने इलाकों में खुद रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। पुलिसकर्मी गायब हैं और कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। हालांकि देश सेना के जवान कुछ जगहों पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी ढाका की सड़कों से ट्रैफिक पुलिसकर्मी गायब हैं। कई युवा खुद ट्रैफिक संचालन करने में जुटे हुए हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा और सरकार गिरने के बाद आई अस्थिरता का असर पश्चिम बंगाल के हावड़ा के मछली बाजार पर भी पड़ा है। दरअसल आयात निर्यात बंद होने की वजह से बांग्लादेश से हावड़ा के मछली बाजार में आने वाली मछलियां कम हो गई हैं। इसके चलते मछली बाजार के व्यापारियों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हावड़ा के मछली बाजार में हिल्सा मछली की बहुत मांग है और बांग्लादेश से मछलियों के आयात में कमी से ये परेशानियां बढ़ चुकी हैं। यानी कि भारत की इकॉनमी, यानी कि बांग्लादेश के खराब स्थिति से भारत को भी कई चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले विंग कमांडर देवेंद्रजीत सिंह ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर निराशा भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात देखना दुखद है। एक छात्र आंदोलन को इस तरह का नहीं होना चाहिए। भीड़ सब कुछ नियंत्रित कर रही है और हालात को समझना बेहद मुश्किल है कि उनके पीछे कौन है। 1971 की लड़ाई में ही पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने सेना मुख्यालय से मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आज रात 8 बजे बांग्लादेश के अगर समय के अनुसार बात करेंगे 8 बजे वहाँ के समय के अनुसार मोहम्मद यूनुस का अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में 400 लोग शामिल होंगे। जनरल वकार उज़्ज़मान ने उम्मीद जताई है कि अगले 3 से 4 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बीते कुछ दिनों में जिन लोगों ने हिंसा की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है और हमें लगता है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में स्थिरता और शांति बनाने के लिए काम करेगी। बांग्लादेश में स्थित भारतीय वीजा केंद्रों को अगले आदेश तक बंद रहने की बात
की जा रही है। एक बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश में अस्थिर हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आवेदन की अगली तारीख की जानकारी जल्द ही मैसेज के जरिए लोगों को दी जाएगी। ढाका न्यायाधिकरण ने श्रम कानून उल्लंघन मामलों में प्रोफेसर यूनुस को बरी कर दिया है। ग्रामीण टेलीकॉम के 3 अन्य शीर्ष अधिकारियों को भी बरी कर दिया गया है। गौरतलब है कि 1 जनवरी को ढाका के श्रम न्यायालय 3 ने ग्रामीण टेलीकॉम के अध्यक्ष यूनुस और इसके निदेशकों असरफुल हसन, एम शाहजहां और नूर जहां बेगम को श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई। चारों पर 30,000 टका, जो टका होती है वो बांग्लादेश, जैसे भारत का रुपया होता है वैसे बांग्लादेश का जो रुपये की सिंबल है उसे टका कहते हैं। ठीक है, भारत में रुपया, बांग्लादेश में टका। तो 30,000 टका का जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया गया था, जिसे अदा न करने पर उन्हें 25 दिन और जेल में रहने की बात की गई थी। 28 जनवरी को प्रोफेसर यूनुस और उनके सहयोगियों ने सजा के खिलाफ श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की थी। 9 सितंबर 2021 को श्रम निरीक्षक SM आजिफ जमा ने चारों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मामला दर्ज कराया था। वहीं मोहम्मद यूनुस ने बयान में कहा है कि मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं, कृपया सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। मैं सभी छात्रों, सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों और गैर राजनीतिक लोगों से शांत रहने की अपील करता हूं। यह हमारा खूबसूरत देश है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए और इसे अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अद्भुत देश बनाना चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने अपने एक लेख में लिखा है कि कुछ ही महीनों में पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। मोहम्मद यूनुस यूरोप में थे और आज बांग्लादेश लौट रहे हैं। यूनुस ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि इस नई जीत का बेहतरीन उपयोग करें, अपनी गलतियों से जीत को हाथ से न फिसलने दें। बांग्लादेश की सेना के जनरल जमा ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि यूनुस हमें लोकतंत्र की राह पर वापस ले आएंगे, इससे सभी को लाभ होगा। सेना का यूनुस को पूरा समर्थन है। जनरल जमा ने कहा कि अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं। सेना प्रमुख ने 3 से 4 दिन में स्थिति समान होने की बात की है, जो चीज़ें हमने आपको लगातार बताई हैं। और हमने बताया कि यूनुस पेरिस से ढाका लौट चुके हैं। अगर हम भारतीय उच्चायोग के कर्मियों की बात करेंगे तो ढाका के भारतीय उच्चायोग के गैर जरूरी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य स्वेच्छा से वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौट आए हैं। हालांकि भारतीय मिशन में सभी राजनयिक ढाका से काम कर रहे हैं। वहां भारत के 4 सहायक उच्चायोग भी हैं। एयर इंडिया व इंडिगो ने विशेष विमान चलाए और ढाका में फंसे 400 से अधिक लोगों को भारत वापस ले आई है। ये सारी चीज़ें लगातार आपको हमने अब बता दी हैं। थोड़ा सा हम आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की जो PM शेख हसीना हैं वो हैं कौन, जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन आज भी थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे। शेख हसीना के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते इन्हें 3 लाख टका मिलता था, लेकिन अब भी उनके पास पैसे के कई स्रोत हैं जिनके जरिए उनको काफ़ी पैसा मिलता रहेगा। बता दें कि भारत का 100 रुपये 139.67 बांग्लादेशी टका के बराबर होता है, यानी कि भारत का रुपया उससे बड़ा है। यहाँ पर पब्लिक डोमेन में दी गई जानकारी के मुताबिक शेख हसीना के कमाई का स्रोत बताया गया है। चुनाव के दौरान भी शेख हसीना ने कई बातें कही हैं। शेख हसीना ने कई बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, जिसके लिए उन्हें सालाना 12 लाख रुपए से अधिक मिलते हैं। शेख हसीना ने कपड़ा, दूरसंचार और बैंकिंग समेत कई जगहों पर निवेश किया है। शेख हसीना की कुल संपत्ति 50 करोड़ होने के अनुमान है। उनके निवेश कुल संपत्ति में योगदान करते हैं। शेख हसीना के कई ऐसी संपत्तियां हैं जिससे उन्हें किराया मिलता है और यह लगातार बढ़ता रहता है। शेख हसीना की बात करें तो इनके ऊपर बहुत सारे गोल्ड रखने के भी आरोप लगते हैं कि इनके पास बहुत सारे गोल्ड हैं, यानी कि सोना है, प्लाट है, मकान है और विदेशों में भी इनकी कई प्रॉपर्टियां हैं। इसकी भी बात लगातार निकल के आ रही है। तो चलिए, उम्मीद है कि अब तक के हालात के बारे में आपको पता चल चुका है बांग्लादेश के। तो आगे भी जो चीज़ें अपडेट होंगी उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, जिससे कि आपको देश दुनिया के बारे में पता चलता रह जाए। तो ठीक है, हमने आपको बता दिया कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिनके शपथ ग्रहण आज होने वाली है। अब देखने वाली बात है होगी या नहीं, तो वो चीज़ें आपको हम कम्युनिटी में शेयर कर देंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि कितने बजे और कब उनको शपथ ग्रहण करवा दिया गया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।